ऑब्जर्वेशंस में क्या था उनका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ नेचर में, उसको हम लोग देख रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट हो रहे थे। अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम एटम जो होता है, हीलियम बोलते हैं ना। अल्फा पार्टिकल मींस व्हाट, अगर अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, ये लिखते हैं ना लोग 2He4, इससे जो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी में भी आप पढ़े होंगे, अल्फा पार्टिकल समझ गए आप, अल्फा पार्टिकल तो ये हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार, ठीक है, मास नंबर तो 4 होता है, तो इसको बोलते हैं लोग कि अल्फा पार्टिकल है। क्लियर है पॉइंट ये। तो अब इसमें देखो इन्होंने अल्फा पार्टिकल से मीट कराया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जो भी रेडियो एक्टिव तत्व थे, ठीक है, उन्होंने उनसे क्या किया था, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो सक्रिय उसको हिंदी में बोलते हैं, रेडियो सक्रिय जो तत्व थे उनसे जो है वो रेडिएशन, तरह तरह के तरंगे जो है वो इमिट होती हैं, उनसे निकलती हैं, तो वो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है। तो उस अल्फा पार्टिकल्स को मेटल गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल जो होता है मेटल, तो गोल्ड का एकदम बिल्कुल पतला फॉइल लिया था हमने। फॉइल आप समझते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल आपने देखा होगा, इसमें ब्रेड वगैरह जो है आप कवर करते हैं और गर्म रहता है, आपने देखा ना फॉइल, तो उस तरह का फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल सबने देखा है ना, यू हैव सीन दैट, ठीक है, तो सबने देखा। तो वो फॉइल क्या होता है, फॉइल में खाना जो है आप जो भी ब्रेड वगैरह या कोई भी खाना रखते हैं तो गर्म रहता है, उसमें हॉट रहता है, इसलिए कि वो जो भी हीट है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होने देता, मीन्स कोई एक हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, ठीक है। तो एक्चुअल में वो कैसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, हीट भी ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी भी सिस्टम की ट्रांसफर नहीं होती। तो थर्मोडायनामिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हीट एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो उस केस में उस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम एंड थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि आपका हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो हीट का ट्रांसफर होता है और एनर्जी का, दोनों का ट्रांसफर होता है ओपन सिस्टम में। हीट और एनर्जी दोनों क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। सिस्टम मीन्स व्हाट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम और सराउंडिंग का हम कॉन्सेप्ट आपको बताएं तो वी आर द सिस्टम है, जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं तो ये हमारा सिस्टम है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बाहर में प्रेजेंट वो पूरा सराउंडिंग हो गया, और सिस्टम और सराउंडिंग जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। सिस्टम के भी 3 टाइप्स हैं, ये हम थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मीन्स ऊष्मा जो ऊर्जा है किसमें ट्रांसफर होता है, और किसमें जो है वो हीट केवल ट्रांसफर होता है। हीट एनर्जी इज अदर थिंग, ठीक है, एनर्जी इज अदर थिंग और हीट इज अदर थिंग इन द केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यू कैन से। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो एनर्जी मींस जैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो हीट के फॉर्म में भी क्या होते हैं, इमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स 2He4, इन्होंने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर, अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटर किया था, पिछले क्लास में इसका फिगर बनाए थे सबको, ठीक है, सब आप देख लेना अपनी कल की कॉपी से। तो उसमें देखो अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल, तो जैसे ही देखा उन्होंने कि कुछ रेज जो है वो डेविएट हो रही है, कुछ रेज जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारी रेज जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर जा रही है, और उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई थी, इस तरह की स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये स्क्रीन था आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये कॉन्केव लेवल मत समझ लेना, स्क्रीन लगाई थी उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो इस पे इन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन में पाया कि बहुत सारी रेज जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो रही हैं, और बहुत सारी रेज जो है वो डिफ्लेक्शन, कुछ डिफ्लेक्शंस से पास हो रही है, और रिवर्ट बैक वापस जो है वो काफी कम जो है वो रेज लौट रही हैं। जैसे 40,000 रेज पास कर रही हैं तो उसमें से एक रेज जो है वो वापस लौट हो रही है, रिवर्ट कर रही है सेम मीडियम में। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थे दैट आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन आपको आता है कि रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, उसको उसमें उन्होंने उस रेज को, ठीक है, कहाँ जो है वो देखा था, किस स्क्रीन पे, तो स्क्रीन का कौन सा स्क्रीन था, वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो ये आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्लियर पॉइंट है। नेक्स्ट इज कंक्लूजंस, इनका क्या था।
कंक्लूजन्स, इसको लिख लो, इसमें ऑब्जर्वेशंस में लिख लो, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे passes through ultra gold thin foil without any reflection. Most of the alpha rays passes without any deflection through अल्ट्रा गोल्ड थिन फॉइल, ठीक है, थ्रू अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल, समझ में आया? तो अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल, हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उनका जो परीक्षण था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का परीक्षण, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की संरचना का जो मॉडल था रदरफोर्ड परमाणु संरचना के मॉडल, तो उसमें परीक्षण जो उनका था उसमें लिखो। फर्स्ट नंबर पॉइंट वाज, ठीक है, मतलब पहला नंबर पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, बहुत सारी अल्फा रेज जब पतले सोने की परत से गुजरती हैं तो वो सीधे गुजरती हैं, ठीक है, सीधे गुजरती हैं। वो 0 डिग्री का, ठीक है, वो 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कोण के बारे में आता है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा नंबर लिखोगे, आपने एक पॉइंट लिखा, ठीक है, अच्छा तीनों पॉइंट इनका लिखवा देते हैं, उसके बाद तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें, कुछ अल्फा किरण कुछ कोण बनाकर, कुछ अल्फा किरण जब सोने की पतली परत से टकराती हैं, तब वे कुछ कोण बनाती हैं, जिन्हें जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जिन्हें सल्फाइड स्क्रीन पे देखा जा सकता है। लिखो आप इसमें सम ऑफ द रेस, आप लोग लिख लो, सम ऑफ द रेस deviates at a smaller angle when it passes through the ultra thin gold foil. When it passes through the ultra thin gold foil, appears at the ZNS screen, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्लियर है? आपने लिख लिया, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। 40,000 अल्फा किरणों में से रदरफोर्ड ने ये देखा, उनका परीक्षण था, ठीक है, 40,000 अल्फा किरणों में से कोई एक अल्फा किरण ऐसी थी जो सोने की पतली परत अल्ट्रा थिन गोल्ड फॉइल से टकराकर
वापस लौट रही थी, इसमें लिखोगे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले कि 1 rays out of 40,000 rays revolves back when it collides with the ultra thin gold foil. And appears at ZNS screen. ठीक है, and it appears at ZNS screen. Conclusion, उनका निष्कर्ष क्या था? उन्होंने निष्कर्ष में क्या देखा? अब एटम्स के बारे में बता रहे थे, उनका मॉडल क्या था एक्चुअली? परमाणु की संरचना के बारे में बताना, एटम्स के मॉडल के बारे में बताना उनका क्या था? मेन निष्कर्ष था। तो उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, ठीक है, निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि एटम का, परमाणु का जो मेन भाग होता है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है, इसके अलावा जो भार है वो सब क्या है, वहां पे जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब वहां पे खाली स्थान। इसके अलावा मतलब जो एक्चुअल भार है, मीन्स जो एक्चुअल भार है किसका? एटम का। मोस्ट ऑफ द confined mass of the atom is present in the nucleus of the atom due to the presence of proton as well as neutron in the nucleus of an atom. तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया। And besides this, इसके अलावा the whole mass is the whole atom is an empty space. ठीक है, तो इसके अलावा जो है वो whole atom क्या empty space है। मतलब उन्होंने बताया कि जो एक्चुअल, जो पूरा द्रव्यमान है, जो पूरा मास है, वो इस एटम के नाभिक में उपस्थित है, जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके अलावा जो भी इसका जगह है वो क्या है? खाली जगह है, वहां पे कोई उसका भार नहीं है। ठीक है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का भार वैसे भी कम होता है। और आपको पता है कि नाभिक में जो न्यूक्लियस है उसमें कौन प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन। हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना? ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये उन्होंने कंक्लूजन दिया। तो अब देखा कि मास सब क्या है? एम्प्टी स्पेस है। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो है, मींस जो एटम का, जो परमाणु का बहुत ज्यादा वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज द एम्प्टी स्पेस। तो बहुत सारा वॉल्यूम जो है, बहुत सारा पार्ट जो है वॉल्यूम एटम का, वो क्या है? एम्प्टी स्पेस है। केवल उसका न्यूक्लियस में ही उसका मेन जो है उसका एक्चुअल मास प्रेजेंट है उस एटम का। तो इन्होंने ऐसा बताया था, इन्होंने रदरफोर्ड। उसके बाद he also explained about the overall stability of an atom. तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी के बारे में भी इन्होंने बताया था कि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, एटम्स के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम प्रेजेंट होंगे। Means the number of proton which is present in the nucleus is equal to the number of electrons which is revolving around the nucleus of an atom. मतलब जितने प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो उनकी संख्या भी उतनी ही होगी जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। ये उन्होंने बताया था। इट मींस दैट वी कैन से दैट ही एक्सप्लेन्ड द ओवरऑल इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, क्या न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम वी कैन से। तो इलेक्ट्रिकल जो स्टेबिलिटी है, ओवरऑल स्टेबिलिटी जो एटम की है, एटम स्टेबल कैसे है? एटम स्टेबल कैसे है? जितना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन इज व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है। तभी तो दोनों में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों क्या है? एक दूसरे से बंधे हुए हैं, टाइड है और एक एटम का फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट दैट ही एक्सप्लेन्ड इन हिज मॉडल। क्लियर है पॉइंट के सबको? कोई डाउट इसमें? तो दिस इज द सेकंड मतलब थर्ड नंबर पॉइंट था ये। तो ये इनके कंक्लूजन्स इन्होंने देख दिए। अब इनके ड्रॉबैक्स क्या थे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका रदरफोर्ड ने इतना एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एटम्स के बारे में बताया कि बहुत सारा जो पार्ट है एटम्स का वो मींस मोस्ट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द एटम इज द एम्प्टी स्पेस एंड बिसाइड्स दिस द होल मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो होल मास प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और इसीलिए बोला कि वॉल्यूम जो है, इसीलिए वॉल्यूम जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज द एम्प्टी वॉल्यूम, यू कैन से
एम्प्टी वॉल्यूम, और उसके बाद उसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसमें मेन जो है इसका एटम्स का जो वॉल्यूम है वो प्रेजेंट है, ठीक है, एटम्स का जो मास है वो प्रेजेंट है, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है पॉइंट। और उसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे इस एटम में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था। देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट कंक्लूजन में, जो उनका कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही कंक्लूजन दिए थे। तो देखोगे मोस्ट ऑफ द एटम्स मास and its entire positive charge, most of the atom's mass and its entire positive charge are confined in a small core called nucleus. The positively charged particle is called proton. ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इसलिए कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी पता है आपको? ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन एक्सप्लेन किसने किया था? रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड बता नहीं पाई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन। बाद में जो ई गोल्डस्टीन ने उनको बताया था, उस पार्ट को एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एटम्स के कन्फाइंड कोर में प्रेजेंट है। कोर मतलब इसके सेंटर में, और इस सेंटर को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। प्रोटॉन तो बाद में बोला गया, मतलब वो प्रोटॉन था एक्चुअली, ठीक है। कोई डाउट इसमें? लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल core called nucleus, the positively charged particle is called proton. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड नंबर पॉइंट, बी नंबर। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। Most of the volume of an atom is empty space. ठीक है, अब लिखो the number of negative charge, the number of negatively charged particles dispersed outside the nucleus of an atom, is equal to the number of protons या number of positively charged particle is equal to the number of positively charged particle present inside the nucleus of an atom. It means that, देखो उसमें एक point, it means that he explained the overall electrical neutrality. It means that he explained the overall electrical neutrality or stability of an atom. Clear a point? This point is clear to all of you? Yes. आप हिंदी में वाला लिखते हैं इसमें। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अपने परीक्षण के अनुसार रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष दिया था। फर्स्ट नंबर पॉइंट वाज, लिखोगे, परमाणु का एटम का, ठीक है ना, एटम का, परमाणु का ज्यादा भाग या ज्यादा द्रव्यमान उस परमाणु का ज्यादा द्रव्यमान उस परमाणु के एक छोटे से कोर में उपस्थित होता है। उपस्थित है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स धनात्मक चार्ज जो पार्टिकल हैं
वो नाभिक में उपस्थित रहते हैं, वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। बी नंबर पॉइंट लिखो, नाभिक में उपस्थित रहते हैं। बी नंबर पॉइंट, जल्दी फास्ट। ठीक है, परमाणु का काफी ज्यादा आयतन उसके नाभिक में होता है, उसके नाभिक में होता है। इसके अलावा इस नाभिक के बाहरी परत में, नाभिक के बाहरी परत में उस परमाणु का आयतन कम होता है, काफी कम होता है, या एम्प्टी स्पेस होता है। ऐसे लिख लो, एम्प्टी स्पेस होता है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखोगे, उन्होंने हाँ अब इसमें सॉरी जी परमाणु के नाभिक के बाहर जितने ऋणात्मक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऋणात्मक चार्ज पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, और उनके चारों तरफ घूमते हैं, पता ही आपको, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उपस्थित रहते हैं, उतने ही पॉजिटिव, उतने ही धनात्मक चार्ज पार्टिकल नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं, नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं। उन्होंने इस निष्कर्ष से, किसने, रदरफोर्ड ने इस निष्कर्ष से परमाणु की स्थिरता के बारे में बताया था, परमाणु की स्थिरता के बारे में बताया था, परमाणु की स्थिरता के बारे में बताया था। ठीक है, स्थिरता के बारे में बताया था, समझ में आया? तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल स्टेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बेसिस पे इन्होंने बताया था, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था एटम्स के, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बोल सकते हैं। कंक्लूजन में ये था रदरफोर्ड के। नेक्स्ट था आपका, फिर उसके बाद कंक्लूजन के बाद नेक्स्ट पॉइंट था इसमें आपका ड्रॉबैक्स, मतलब ये किस चीज को नहीं बता पाए थे। इनका कहना ये था कि जब एटम्स के चारों तरफ, समझो यहाँ पे ये आपका प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया इसके न्यूक्लियस में, और ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहा है। इनका कहना ये था, व्हाट ही सेड, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मींस एन इलेक्ट्रॉन which are revolving around the nucleus of an atom undergoes an acceleration and continuously emit radiation, means emit energy and what absorb energy। तो continuously क्या करते हैं, वो continuously एनर्जी को emit कर रहे हैं या absorb कर रहे हैं, ठीक है। तो ये continuously एनर्जी को emit करते हैं या absorb करते हैं, मतलब एनर्जी अपना लूज कर रहे हैं, एनर्जी को गेन भी करते हैं। तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, समझ लो इस बात को, इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी है तो ये कंटिन्यूअसली अगर एक्सेलरेशन में है तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, और जब एनर्जी को लूज करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इनकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी, और ये क्या होंगे, ये इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का बल है, और ये प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूक्लियस में जाके एंटर कर जाएंगे। उस केस में एटम्स क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो एटम्स क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर ऐसा होता तो नहीं है एक्चुअल में। इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा क्या करते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इनका कहना ये था कि एटम्स
में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली इमिट करते हैं एनर्जी को या लूज करते हैं जब वो एक्सेलरेशन करते हैं। तो क्लियर है, तो कंटिन्यूअसली इमिट करते हैं इस एनर्जी को। इस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? तो इस केस में एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज कर देगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, आकर्षण के बल की वजह से ये न्यूक्लियस पे अप्रोच, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जाएगा, एक स्पाइरल शेप बना के। कैसा शेप? स्पाइरल शेप बना के न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा और उस केस में एटम्स वुड कोलैप्स, एटम्स का एक्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो ये उन्होंने ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसमें क्या चीज़ ऐसा होता है, एनर्जी को लूज करते हैं, गेन करते हैं, क्या उसमें ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमेशा जो है कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक हमेशा किसी भी एटम्स में मूव करते रहता है उसके चारों तरफ। इसमें क्या ऐसा चीज़ है प्रेजेंट? तो ये चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो बताए थे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी को नहीं बताए थे। इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब कैसी हमेशा जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। फॉर एग्जांपल एटम्स को मान लो आप कि पूरा हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है? तो सोलर सिस्टम में तो सन क्या है हमारा, सन जो है न्यूक्लियस हो गया। एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं सन इज द न्यूक्लियस। सन क्या है? स्थिर है, जिससे आपका न्यूक्लियस क्या है, एक जगह स्थिर है, ठीक है, स्टेबल है। उस तरह से सन एक जगह क्या है, स्टेबल है। अर्थ क्या करती है? अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो अर्थ इज व्हाट, लाइक एन इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ क्या है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अर्थ और सन के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल है। उसकी वजह से क्या है, फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। क्लियर है पॉइंट? तो उसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है पॉइंट? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आती है, ये बात है। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है तो अर्थ के पास इतनी एनर्जी कैसे आती है, ये सब मतलब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। उसी केस में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है, इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है इसके चारों तरफ, इसमें ऐसा क्या है, जब एनर्जी को ये गेन करता है तो एक ऐसा टाइम आएगा कि अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एनर्जी को जब लूज करेगा तो ये जो है वो फिर न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा और प्रोटॉन जब अट्रैक्ट करेगा तो स्पाइरल पाथ शेप बनाते हुए ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा और इस तरह से एटम्स का कोलैप्स हो जाएगा, एटम्स कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो, समझ में आया? तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर पाए थे कि चार्ज कैसे न्यूट्रल है, मतलब ओवरऑल एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स क्या, पॉजिटिव चार्ज जितने उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं तो वो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है वो एटम में कैसे है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मीन्स ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर है पॉइंट? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किए थे लेकिन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किए थे जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी है, किसके टुवर्ड्स, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड ऑफ एन एटम, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो लिखो अ चार्ज पार्टिकल मेन इलेक्ट्रॉन undergoing acceleration, the charged particle mainly an electron undergoing acceleration would continuously emit radiation, and lose energy as a consequence the electron moving around the nucleus would approach the nucleus by a spiral path and the atom would collapse by a spiral path and the atom would collapse.
atom would collapse. So second number point लिखोगे therefore he failed to explain the overall atom's stability या overall stability of an atom. ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, दोनों पॉइंट अब समझो। उसमें जब हम थर्ड पॉइंट लिख पाए थे तो आपको क्या बोले थे, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, बार बार बोल रहे थे इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बीच में जो एनर्जी का गैप है, मतलब एनर्जी जब वो इमिट कर रहा है रेडिएशन, एनर्जी को लूज कर रहा है, तो उस केस में वो स्टेबल है या नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल मींस ही फेल्ड टू एक्सप्लेन, रदरफोर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो एटम की ओवरऑल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो सक्षम नहीं थे, ही कुडंट एबल टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट कि ओवरऑल स्टेबिलिटी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से एटम्स में रिवॉल्व करता है, वो इमिट अगर करता है रेडिएशन को तो एनर्जी को लूज कर रहा है, इट मींस, और लूज करेगा तो द टाइम विल कम कि एक दिन क्या होगा, प्रोटॉन के मतलब एक दिन जो है एटम्स कोलैप्स कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपने न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में वो एंटर कर जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ऐसा जो है वो एक्चुअल में था। आप हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ये तो आप लिख लोगे ना, लिख लो कोई भी खास इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब त्वरण करता है, एक्सेलरेशन को नहीं बोलते हैं, त्वरण, तब ये रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएशन निकलता है, तब ये रेडिएशन इमिट करता है जिससे निरंतर रूप से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होते रहती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होते रहती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप, एज ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब परिणाम स्वरूप नाभिक में स्थित प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की को अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के द्वारा आकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है जब उसकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी, जब उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में प्रवेश कर सकता है। कैसा पाथ में, स्पाइरल पाथ बना के, ठीक है। स्पाइरल समझते हो, स्पाइरल मींस लाइक दिस इज स्पाइरल, जैसे ये आपका क्या है, दिस इज योर स्पाइरल, तो ये आपका स्पाइरल पाथ हो गया, इस तरह से स्पाइरल पाथ, मतलब जैसे ये आपका हो जाएगा स्पाइरल पाथ, दिस इज योर स्पाइरल पाथ, ऐसे जो है न्यूक्लियस में एंटर कर, रिवॉल्व कर रहा है ना, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस में जाएगा, दिस इज योर स्पाइरल पाथ, ऐसे न्यूक्लियस में चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके, तो इसलिए जो है, और रदरफोर्ड एटम्स की, परमाणु के पूर्णतः स्थिर होने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, उसको प्रदर्शित नहीं कर पाए, ठीक है, व्याख्या नहीं कर पाए, प्रदर्शित होने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। ये आपका पॉइंट था ड्रॉबैक्स में। तो ओके स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास विद ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, इसके बाद थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। आप लोग हिंदी मीडियम वाले जब बोलेंगे ना तभी आप लोग लिख लेना, ठीक है, उसी टाइम। बाकी डिक्टेट काफ़ी कम करेंगे, लिख देंगे बोर्ड पे ही आपको इंग्लिश में, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास से ऐसा करेंगे।